मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ी आवाज तेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सुबह ही सुबह इतनी नीरसता से मत रहा करो। चलो, शीट नंबर कौन सी चल रही थी हमारी? फर्स्ट। और फर्स्ट शीट के अंदर कितने क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए? देखिए, आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 क्वेश्चंस हो गए थे, राइट? तो देखो, वार मानी क्या होता है? युद्ध। जब बार हो बहुत ज्यादा तेज तो इंसान कैसा हो जाता है? थॉट। अरे युद्ध होंगे तो तिरछा होगा कि नहीं? इंसान चलेगा कि नहीं? क्योंकि क्या हो गया? युद्ध। युद्ध में क्या उड़ गई? टांग। टांग उड़ गई तो क्या हो जाएगा? आदमी तिरछा। याद हो जाएगा? वार, WARTTHTHWART, क्लियर? तिरछा। ये थोड़ा सा वर्क ऑन करोगे आप, थोड़ा सा वर्क करोगे तो ये स्पेलिंग्स आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी? स्थायी, जड़ जाएंगे। लिख दो। स्पेलिंग दिख नहीं रही? चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, लिख दो। ट्यूबरक्लोसिस का कंजम्पशन CONSUMPTION लिखूं क्या? अरे ट्यूबरक्लोसिस का पर्यायवाची लिख दूं? लिख लूं तो मैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बढ़िया है, लिख दूंगा तो फायदा ही होगा। CONSUMPTION, कंजम्पशन। CONSUM। अच्छा, कंज्यूमर को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। बेटा तू मेरी तरफ ध्यान दिया करना, तू MTS भी ऐसे निकाल दिए। मेरी तरफ ध्यान दो। तेरा ध्यान किधर है जब तेरा मास्टर इधर है? समय निकलते देर नहीं लगती, एग्जाम आती है चली जाती है। जंग उन्हीं लोगों को जीतने को मिलती है जो एग्जाम से पहले अपने आप को तैयार करते हैं। अब ये पता नहीं तुम्हारा कि तुम 2-4 एग्जामन का इंतजार कर रहे हो कि 5-6 जनमन का इंतजार कर रहे हो। पता नहीं एग्जाम कब क्रैक करोगे कि नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है साहब, अभी तो हमने तैयारी शुरू की, अभी तो यूँ ही नहीं पता हो चलेगो कहाँ, होएगो कहाँ, कितने दिन लगेंगे, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। कहावत है ना एक, क्योंकि साहब एग्जाम कौन ने देखी अभी, का पतो का हो। देखो, बनवर्ड है ये, बनवर्ड। अब तक स्पेलिंग करेक्शन हो गए। 4 स्पेलिंग में से 1 गलत थी और 3 सही थी कि नहीं थी? अरे यस और नो? अब देखो, अब ये आपका बनवर्ड आएगा लाला। क्या आएगा मुन्ना? हाँ मेरे प्यारे, देख ये क्या लिख रहा है? अर्थ क्या होता है? अरे अर्थ क्या होता है? और ऐसे द पर्सन लगा हो तो वह व्यक्ति, वह व्यक्ति। हु वो बीच में आता है तो जो, डज नॉट नहीं, बिलीव यानी विश्वास नहीं करता, इन द एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में। किसमें विश्वास नहीं करता? अरे किसमें? जो अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। किसके? भगवान। क्या कहता है ये कहता क्या है ये व्यक्ति? भगवान। भगवान कुछ नहीं होता, नास्तिक होता है ये। कौन होगा ये? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन? अरे हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो, नास्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो मेरी बात सुनना, ये थीस्ट मानी होता है बेटा आस्तिक। क्या होता है? थीस्ट यानी। और एक और बताऊं लाला, देख ओ ध्यान से देख, इधर देख ओ मुन्ना, नजर यहीं रख। ये क्या है? देख क्या है ये? डीस्ट है। क्या है ये? डीस्ट। और हियरटिक, ये हियरटिक, हियरटिक को कहते हैं हियरसी, हियरसी भी कहते हैं। ये होता है पाखंडी। क्या कहते हैं इसको? अरे कई लोग ऐसे होते हैं हाइपोक्राइट टाइप के होते हैं। हाइपोक्राइट क्या होते हैं? हाइपो, हाइपो, हिप्पो नहीं है, हिप्पो तो दरियाई घोड़ा होता है। हाइपोक्राइट, ये हाइपोक्राइट लोग के, और इसको एक और नाम से जानते हैं अपन, इम्पोस्टर। किस नाम से जानते हैं? हाँ, अब मैं तुम्हें याद कराऊंगा इन चारों शब्दों, तुम यूं ही मत समझ रही जो मुझको। हाँ देखो सुनो, पाखंडी इसको क्या कहते हैं? अच्छा, पाखंडी व्यक्ति कौन होता है? जिसको विधर्मी कहते हैं। विधर्मी, जो धर्म की बात ही नहीं करता, जो तो सारी चीजों को कैसे चलता है उल्टा सुल्टा, उसको कहते हैं विधर्मी। और पाषंडी, पाषंडी भी कहते हैं इसको। पहले के टाइम पर ऋषि मुनि कहते थे, वत्स तुम धीरे धीरे पाषंडी होते जा रहे हो। तो ऐसे ही बोलते थे, धीरे धीरे। सैने सैने ऐसे बोलते, सैने सैने, धीरे धीरे। एथिस्ट,
एथिस्ट किसे कहते हैं? नास्तिक। किसे कहते हैं बेटा? नास्तिक को एक और नाम से जानते हैं, एग्नोस्टिक। किस नाम से जानते हैं? एग्नोस्टिक। और फेनेटिक, फेनेटिक यानी क्या होता है? फेनेटिक कट्टरपंथी, जो बाइगोटेड होते हैं, कट्टरपंथी। अच्छा, कट्टरपंथी कौन होते हैं? जो लोग अपने धर्म पर कतई एन अड़ के बैठ जाएं कि कछुई हो जा। कम्युनल टाइप के लोग होते हैं ये, अपने समुदाय के लिए, अपने धर्म के लिए किसी भी प्रकार के हत्या, किसी भी प्रकार की हिंसा करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको कहते हैं अपन फेनेटिक। क्या बोलते हैं? देखो मैं याद कराता हूं कि थीस्ट, अच्छा एक तरह से मानो THEN है इसके अंदर, है ना। अपन इस दुनिया में एकमात्र कौन है? ईश्वर। उसके लिए क्या बोल दे, एक तरह से मान लो, वैसे बोलते नहीं है, गॉड से पहले दा लगता नहीं है, लेकिन बोल दो THE। गॉड क्या है? THE है। तो THE में IST लग गया तो क्या हो गया? आस्तिक। और थीस्ट से पहले A लग गया तो क्या हो गया? नास्तिक। थीस्ट यानी आस्तिक, और अथीस्ट यानी, बोलो, थीस्ट यानी आस्तिक और अथीस्ट यानी, थीस्ट यानी आस्तिक और नथीस्ट यानी नास्तिक। अब सुनो, दे, जो देता है, जीवन देता है, खाने पीने को देता है, हवा श्वास लेने को देता है, ये क्या है? जो देता है वो भी कौन है? ईस्ट। हमारा ईस्ट देता है, वो भी ईस्ट यानी कि आस्तिक, और थीस्ट भी आस्तिक। बोलो, आस्तिक के कितने वर्ड याद हो गए? बोलो कौन कौन से? डीस्ट और थीस्ट, डीस्ट और थीस्ट। अच्छा, हियर मानी यहीं टिकेगा तू? हियर है मानी यहीं, टिक टिक, यहीं टिक। कई कहते ना कहां टिक रहा है? यहीं टिक रहा हूं। कहां टिके? यहीं टिके। अच्छा, मैंने यहां मत टिके, चल हेयर सी, यहां से ची, हेयर सी, यहां से सी। अपन सीओ कहें सी सी सी। कोई भगाए जब अपन को? कौन व्यक्ति को भगाएंगे अपन? यहीं मत टिके, यहां से सी। पाखंडी व्यक्तियों को। किसको? पाखंडी को। तो देखो, हाइपोक्राइट, ये तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, कई लोग बोलते थे हाइपोक्राइट। बाकी का इम्पोस्टर, देखो जो दीवारों पे पोस्टर चिपकाते हैं और उसमें लिखते हैं जो हूं मैं हूं, आई एम पोस्टर। क्या कहते हैं? आई एम पोस्टर। वो लोग क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं। क्या होते हैं वो? पाखंडी। बोलो, स्पेलिंग याद हो जाएगी। कौन कौन सी हो गई? हेयर टिक, हेयर सी, हाइपोक्राइट और इम्पोस्टर। हो गई याद 4 स्पेलिंग। घर पे थोड़ी सी नेक मशक्कत कर लेना तो ये स्पेलिंग कतई चित्त के अंदर छप जाएंगी और अमिट हो जाएंगी, कभी मिटेगी नहीं। अगली चीज, ये तो याद हो ही जाएगा, लेकिन इसको कैसे याद करेंगे कि नास्तिक होता है? तो देखो, नास्तिक के एक कदम आगे भी नास्तिक, नॉस्टिक। बंगाली मेरा नाम कैसे बोलेगा? मेरा नाम मनीष है, तो बंगाली कैसे बोलेगा? मोनिश। तो ऐसे नास्तिक को इंग्लिश वो बंगाली कैसे बोलेगा? नॉस्टिक। और एजी मानी, एजी तुम तो बहुत नास्तिक हो, एजी तुम तो बहुत नास्तिक हो गया। यह हमें कहा है, ये वर्ड तो कॉमन है, बहुत कॉमन है। अब देखो, फैन यानी पंखा, फैन में अटक गए, फैन में अटक गए। कौन? कट्टरपंथी। ऐसे कहते हैं ना कि फैन में अटक गए कट्टरपंथी। बाई गॉट, बाई ये गॉट करूंगा मैं, बाई गॉट मतलब वही चीज को क्या करूंगा? गॉट यानी प्राप्त करूंगा। तो मतलब कट्टरपंथी व्यक्ति होते हैं जो किसी चीज पर अड़ जाते हैं, वो अड़ जाते हैं। तो ये आप एक बार फटाफट से कॉपी में लिख लो। पहले तो मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा। मीनिंग आती है ना, मीनिंग, शब्दों की मीनिंग। यो मान लो कि जब अगर मान लो तुम 1 मिनट सुनो, 1 मिनट के लिए कल्पना करो, बंद करो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए कल्पना करो कि तुम पे वोकेब आ जाए, मान लो आ जाए कि शाम को सोते समय तुम एकदम जब सपना ले रहे हो तो एक वोकेब की देवी आए तुम्हारे दिमाग में और वो बोले तथास्तु बेटा, आज से जो वोकेब तू याद करेगा वो 1 मिनट में याद हो जाएगी तुझे, और तुमको सारी वोकेब आ जाए, तो तुम एसएससी का पेपर देने जाओ, तो मैं बताऊं तुम्हें क्या होगा? 100% सिलेक्ट होंगे तुम। क्योंकि अगर किसी को मारती है ना सब्जेक्ट एसएससी में, मैथ रीजनिंग कभी किसी को नहीं मारेगी। मारती कौन सी है? जीके सबको मारती है। जीके में तुम कितना भी पढ़ लो,
लेकिन फिर भी 25 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जीके अथाह है। पूरी ज्योग्राफी पढ़, पूरा इकोनॉमिक पढ़, पूरा पॉलिटिकल पढ़, पूरा हिस्ट्री पढ़, उसके बाद पूरा स्टैटिक पढ़, पूरा करंट पढ़, और इतना कहां से पढ़े समझ में नहीं आता। इसलिए जीके कभी नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में अपना कवर अप कर लिया तो मैं सच कह रहा हूं तुम्हारी रैंक आएगी टॉप मोस्ट। जीके तो सबकी जाती है, गड़बड़ होती है, लेकिन तुम्हारे पास 3 ही सब्जेक्ट है जिनको तुम पढ़ सकते हो। वो कौन कौन सी है? मैथ, रीजनिंग और रीजनिंग एक बार पढ़ लो, फिर एक्सरसाइज करो। मैथ आप पता ही है कैसे पढ़ना है। मैथ का अर्थमेटिक और एडवांस दोनों अलग अलग पोर्शन होते हैं। लगभग 60-40 का रेशियो होता है, 60% अर्थमेटिक का और 40% एडवांस मैथ का। चाहे प्री की बात कर ले, चाहे मेंस की बात कर ले, मैथ कैलकुलेटिव आती है, इजी आती है। खूब प्रैक्टिस मारो। किरण पब्लिकेशन की मोटी सी किताब उठा लो, एक अपनी कोचिंग के नोट्स उठा लो। किरण पब्लिकेशन जरूर मार्केट से खरीद लाओ। मैं गारंटी के साथ लिख के कह रहा हूं, आप 10 रुपए का स्टाम्प ले आना, अगर मिल जाता हो मार्केट में तो ले आना। मैं लिख के दूंगा, उसमें प्रॉपर लिख के दूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन स्टाम्प लाने से नहीं, उसमें यह भी लिखूंगा मैं कि आपको मेहनत करनी पड़े। ठीक है, लेकिन जो कि सर 10 रुपए का स्टाम्प तो अवालना है। 10 रुपए के स्टाम्प में क्या है? नौकरी लग रही है, क्या भराई है? इतने रुपया में कहाँ है? लिख दो। ठीक है ना? तो अपन एक काम करेंगे, जब अपन चालू करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर ऐसे कुछ हैं बच्चे रह जाते हैं तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें बैठ लेना। हाँ, इसके बाद अपन बात करें, अगला जो है अपना वन वर्ड क्या है? कौन बताएगा इसका मीनिंग? द स्टेट, वो स्टेट, वो अवस्था जिसमें न के बराबर लोग, जिसमें न के बराबर, फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, जिसमें न के बराबर लोग गवर्न मानी अधिकार रखते हैं। न के बराबर लोग गवर्न यानी अधिकार करते हैं किस पर? मेनी, यानी कि कई लोगों पर। मतलब जिसमें न के बराबर लोग कई लोगों पर अधिकार रखते हैं, कई लोगों पर अपना अधिकार चलाते हैं, तंत्र चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उसको कहते हैं अल्पतंत्र। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा राजतंत्र, महिला तंत्र, ईश तंत्र, सुना होगा ना? तो ऐसे ही अल्पतंत्र होता है। सैन्य तंत्र किस किसने सुना है? अराजकता, ये सुने ना सारे? चलो मैं आपको एक बार क्रेसी और आर्की के कल शब्द पढ़ाऊंगा। आज तो मैं 4 ही बता देता हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। मोनार्की, मोनार्की, मोना यानी देखो मोना, आज से तुम राजा को मोना कह दिया करो। जब भी तुम्हें राजा दिखे ना, राजा, तो उससे कह दिया करो हाय मोना। कोई भी किंग, हाँ देख कितनी अच्छी टोन में बोला उसने। भगवान ऐसी टोन सबको दे, इसको पपैये की जरूरत थोड़ी है। देखो मोना, मोना यानी क्या होता है? किंग। तो किंग और आर्की, आर्की मानी गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार जिसको किंग चलाता है, तो देखो ऐसे कहते हैं, गवर्नमेंट को शॉर्ट में जीओबीटी कहते हैं, और फिर लिख दे गवर्नमेंट रन बाई ए किंग, जिसको राजा चलाता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन? राजतंत्र। क्या बोलते हैं बेटा? सुनते हो ना आप, जानते हो ना ये राजतंत्र? अच्छा, ओली, ओलिगा, ओलिग, ओलिग जब शब्द आता है तो ओलिग का मतलब होता है अल्प। तो गवर्नमेंट बाई फ्यू, न के बराबर लोग जब सरकार चलाते हैं तो उसको कहते हैं अपन अल्पतंत्र। क्या कहते हैं? जैसे ही तुम्हें किंग नजर आए, किंग नजर आए तो मोना समझ लेना, जब फ्यू नजर आए तो ओलिग समझ लेना। प्लूटो, प्लूटो यानी होता है अमीर। ईश, रईस तंत्र, धनाढ्य तंत्र, धन तंत्र। गवर्नमेंट, वो सरकार जो कौन चलाता है? रिच, रिच यानी अमीर। जिस सरकार को अमीर चलाते हैं उसको कहते हैं अपन धन तंत्र। क्या कहेंगे बेटा? धन तंत्र। और ऑटोक्रेसी, ऑटो यानी क्या होता है? निरंकुश। ऑटो यानी क्या होता है? सर निरंकुश का मतलब क्या होता है? जो सिंगल व्यक्ति जब कोई सरकार चलाता है, गवर्नमेंट बाई अ सिंगल पर्सन। सर ये याद नहीं रहेंगे, हमें भूल जाएंगे, तो मैं तरीका बताता हूं। देखो मोना को तो आज से क्या कहोगे तुम? किंग। या राजा को क्या कहोगे? किंग। किंग को क्या कहोगे? मोना। ओलिग यानी क्या होगा? फ्यू। प्लूटो यानी क्या होगा? धन। और ऑटो, ऑटो में सामने जो सीट होती है ऑटो वाली, बाबा कितने का आदमी बैठ सके, तो ऑटो यानी एक व्यक्ति चलाता है सरकार, तो ऑटो हो गया। कितनी देर लगे याद करने में? ट्रिक आनी चाहिए बस। वोकैब बहुत आसान होती है याद करना, ट्रिक आनी चाहिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही है ना? लिख दो खटाक से। बस अब 2 मुहावरे की और है।
देखिए, अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब जैसे इसमें और भी है, जैसे स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी होती है जो सेना चलाती है, आर्मी चलाती है, मिलिट्री मैन जिसको चलाते हैं वो स्ट्रेटोक्रेसी होती है। जिसको ओल्ड पीपल चलाते हैं उसको जीरोंटोक्रेसी कहते हैं। जिसे महिलाएं चलाती है उसे गाइनेकोक्रेसी कहते हैं। जिसे पुरुष चलाते हैं उसे एंड्रोक्रेसी बोलते हैं। एक जो जिसमें अराजकता होती है, सरकार की अनुपस्थित होती है, सरकार होती नहीं है। अभी एक श्रीलंका में हो गई थी ना, सरकार नहीं थी, पब्लिक बैठ गई सरकार की गद्दी पे जाकर के, तो उसको अराजकता कहते हैं, उसको अनार्की कहते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे गुलामों का तंत्र, गुलामों की सरकार, ड्यूलोक्रेसी, ठीक है ना, ये ऐसी सारी सरकार। जैसे चोरों ने अगर चोर सरकार चलाते हैं, चोट्टे लोग, तो उसको कहते हैं चौर्य तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी, ऐसे कैकिस्टोक्रेसी। ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं धीरे धीरे करके। अभी तो ये 4 वर्ड याद कर लेना। आगे देखो, ये मुहावरे हैं। इनका मतलब क्या होता है कि एक मुहावरा या वाक्यांश ऐसे 2-4 शब्द देते हैं, इनके अंदर मतलब छुपा होता है कुछ ना कुछ। जैसे मैंने कहा कीप एट बे, कीप यानी रखना, एट बे यानी खाई, खाई रखो। अब ये खाई होती है, जैसे इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में जो ये गड्ढा है, इसको क्या कहते हैं, खाई। तो मतलब खाई बना। तो कई बार अपन जब दोस्त बैठे होते हैं तो ये कहते हैं यार तेरे और मेरे बीच में आज से क्या बन गई, एक खाई बन गई। कहते नहीं कहते, इसका मतलब क्या बन गई, दूरी। क्या बन गई, दूरी। तो इसके अंदर एक मतलब छुपा हुआ है कि दूरी बना के रखना। अब ऐसा आंसर बताओ जिसमें ये लिखा हो कि दूरी बना के रखना, कीप एट अ डिस्टेंस। आगे आंसर। जिसको इसका गहराई से मतलब समझ में आ गया उसको आराम से ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो बताओ कीप एट बे का मतलब क्या होगा, बोलो कीप एट बे का मतलब दूरी बनाकर रखना। तो बोलो दूरी बनाकर रखने की अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है, ए, दूरी बनाकर रखना। अच्छा एक बात बताओ, इस मुहावरे को आज के बाद से तुम कभी भूलोगे क्या, नहीं। एक खास बात इनकी यही होती है कि मुहावरा जब किसी व्यक्ति को एक बार याद हो जाए तो वो मुहावरा उस व्यक्ति को मरते दम तक याद रहता है। बुढ़ापे में भी वो बोलता रहता है बच्चों से, बेटा खाई बना के रखियो हाउ, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बुढ़ापे तक बोलता है। तो ये लिख दो आंसर इसका, हो गया। अच्छा अब अगला देखो, हाँ अच्छा ये शेप किस किस को पहचानने में आ रही है, क्या है ये, तुम्हें कुछ ऐसे कुछ इस चित्र को देख करके कुछ याद आ रहा है। अपने घरों की दीवार पर मिट्टी के क्या बने होते, कोने में छोटे छोटे से मकान बने होते हैं। ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है इस चित्र की, ये क्या उस पर वो धूप आ रही है इसलिए फोटो ली गई है। अब मेरी बात समझना बेटा, हॉर्नेट यानी ततैया होता है। क्या होता है, ततैया। छोटे छोटे बच्चे तकिया को भी ततैया ही कहते हैं। मेरा ततैया कहाँ है ऐसे ही बोलते हैं, तकिया को वो तकिया नहीं बोल पाते। अपन तो पिलो बुलवा लेते हैं लेकिन फिर भी वो तकिया नहीं बोल पाते। तो ततैया ततैया होता है। और नेस्ट यानी होता है घोंसला। और आपको पता है कि ततैया अपना क्या बना देता है, घोंसला बना देता है। अगर मान लो ततैया का घोंसला जिस घर में है, मानो इस कमरे में अगर 15-20 ततैये के घोंसले होते तो बताओ किस सिचुएशन में अपन पड़ रहे होते, बड़ी हिंसक स्थिति में, क्योंकि ततैया कभी भी अटैक कर सकता है। तो अर्थ बताओ इसका, इसका अर्थ क्या होगा, भावार्थ। भावार्थ क्या होगा, मधुमक्खी का मकान नहीं, एक बहुत ही व्यस्त घर नहीं, एक खतरनाक स्थान, या फिर एक हिंसक स्थिति। खतरनाक नहीं है, ऐसे थोड़ी मर जाएंगे हम कतई, लेकिन हिंसक है मतलब आपके ऊपर क्या होंगे, अटैक। ततैया अटैक कर सके ना काट सके, तो इसको कहते हैं हिंसक स्थिति में होना। किसमें होना, हिंसक स्थिति में होना। अब बताओ, तुम बताओ तुम्हें दोनों मुहावरे हमेशा हमेशा के लिए याद हुए कि नहीं हुए, हो गए। ये मुहावरे इतना सीधी चीज होती है। चलो अब ग्रामर शुरू कर देते हैं, और ग्रामर शुरू करते हैं। चलो करें, हाँ कर दें। चलो देखो, अपन ने टॉपिक चालू किया था बेटा, क्वेश्चन टैग। टॉपिक का नाम था क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया, जो नहीं आए उनके लिए छोटा सा रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन टैग में दो ही चीज आती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन। दो ही चीज आती है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रोनाउन। आपको सब्जेक्ट यहां मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब यहां मिलेगी। सब्जेक्ट से तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन ले लेना, हेल्पिंग वर्ब से
हेल्पिंग वर्ब ले लेना। ले ली, कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चे, नहीं है, सब क्लियर हो गया मामला। अच्छा आगे चीज देखो कि अगर मान लो अपन ने हेल्पिंग वर्ब ले ली और सब्जेक्ट का प्रोनाउन ले लिया, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग, और सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग। जैसे मैं दो एग्जांपल बना के फिर आगे चलता हूं। जैसे मैंने कहा कि सुमन इज सिटिंग अलोन, सुमन अकेली बैठी है। अब बनाओ इसका क्या बनाना चाहिए क्वेश्चन टैग अपन को। इज का तो ले लिया इज, और सुमन का ले लिया शी, और यहां पर अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस था बनाया, नेगेटिव तो क्या हो गया एजेंट शी। क्या हो गया एजेंट शी। मैंने कहा दे वर अनहैप्पी, वो नाराज थे, वो दुखी थे। दे वर नॉट अनहैप्पी, वो दुखी नहीं थे, मतलब वो खुश थे। क्या थे वो खुश थे। चलो इसको बनाते हैं, बनाओ बेटा, क्या करना है अपन को। देखो इसमें से तो दे निकाला तो दे का दे आ जाएगा, और इधर से अपन ने बर निकाला तो बर का बर आ जाएगा। सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, तो कैसा आएगा पॉजिटिव। कुछ क्वेश्चन टैग बनाने को दिए थे मैंने, 5 एक दिए थे ना। अच्छा जरा मुझे आपकी नोटबुक देना, अपन चेक करते हैं कौन कौन से हैं। लो मोहन शुड वेट फॉर अस, तो मोहन शुड वेट फॉर अस ये क्वेश्चन था। मोहन शुड वेट फॉर अस, इसका क्वेश्चन क्या बनाया। देखो शुड का तो आपने क्या बना दिया, शुड बना दिया। मोहन में से क्या निकाल लिया ही। सेंटेंस कैसा था, क्वेश्चन टैग कैसा बन गया, बोलो कोई दिक्कत है, शुडंट ही। अच्छा अगला देखो, मोहिनी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। अगला क्वेश्चन है मोहिनी वॉज वेरी हैप्पी दैट डे, वेरी हैप्पी दैट डे। आप भी ऐसी पढ़ करके लिखा करो बोर्ड पर से कि एक बार में कई सारा पढ़ लिया। मोहिनी वॉज में से क्या बनाओगे तुम, वॉज का वॉज, और मोहिनी का क्या ले लिया सी। सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, बन गया वॉजन शी। कोई दिक्कत थोड़ी किसी बच्चे को। अच्छा अगला देखो, आई डिड नॉट सी यू देयर, आई डिड नॉट सी यू और देयर, मैंने तुम्हें वहां नहीं देखा। बोलो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, और इसमें सब्जेक्ट कौन है आई। तो बताओ यहां पर सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत है बेटा। अच्छा अगला सुमन, अगला है सुमन डज नॉट ईट बर्गर, डज नॉट ईट बर्गर। अब इसको अपन बनाते हैं, तो देखो पहले तो यूं बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डज, डज का डज ले लिया, और फिर इसमें सुमन कौन है शी ले लिया। सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को, नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला 5वें नंबर का क्वेश्चन है, वो और देख लो एक बार, ये क्लियर हो जाएगा मामला। 5, देयर इज नो मनी टूडे, देयर इज नो मनी टूडे, 5 ही दिए थे ना। हाँ तो देखो देयर इज नो मनी टूडे। अच्छा जरा बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किधर है, सर सब्जेक्ट कौन है, देयर। कौन है सब्जेक्ट, देयर। अच्छा इधर सहायक क्रिया कौन सी है, इज। सेंटेंस कैसा है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा आपको, बस इतना से याद रखना है। बोलो पांचों किस किस की सही है, अरे वाह मजा बांध दिए, गजब, ठीक है। अच्छा अब अपन आगे चलते हैं, और इसमें एक लाइन लिखो, जो कल नहीं आए थे आज आए हैं पहले दिन, वो एक पन्ना आगे पीछे से छोड़ दो प्रॉपर। अब आगे देखो, इसमें लिखना कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में लिखो नेगेटिव। अगर नेगेटिव को अपन ऐसे लिखे तो बेटा देखना ऐसे, तो अभी सही है क्या, सही है ना। तो अपन अगली बार से ऐसे लिखा करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, देखो ये क्या लिखा मैंने बोर्ड पर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। कौन से फॉर्म में आता है मेरे लाडले,
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। हाँ मेरे बाबू बोलना, किस में आता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है। सर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब, सुन इधर देख मुन्ना, मुन्ना देख, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है एन अपोस्ट्रोफ टी। मतलब समझ में आया? अरे फुल फॉर्म होता है एक तो नॉट, और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है एन अपोस्ट्रोफ टी। और ये किससे चिपक के आता है? हेल्पिंग वर्ब से चिपक करके आ जाता है। अगर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, मैंने कहा कि, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा प्रिया, प्रिया इज वर्किंग, प्रिया इज वर्किंग नाउ। और मैं आपसे कहूं कि इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। आपको पहला ऑप्शन तो दिया मैंने इज नॉट शी, और दूसरा ऑप्शन दिया मैंने इजंट शी, और तीसरा ऑप्शन दिया मैंने इज शी, और चौथा ऑप्शन दिया मैंने इज इट। तो पहले तो मुझे यह बताओ कि इसमें आपका कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? प्रिया। प्रिया का प्रोनाउन कौन सा होता है? शी। कितने में शी है? ए में, बी में और सी में। डी में शी नहीं है, इसको हटा दो। हटा दिया। अब बताओ सहायक क्रिया कौन है? कितने में इज है? तीनों में इज है। बोलो सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? बोलो कितने नेगेटिव हैं? ए और बी। काट किसको दूं? सी को। अब बताओ ए और बी में क्या अंतर है? एक में नॉट अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आया, मतलब अलग अलग आया है, और एक में नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आया, मतलब मिलके आया है। क्वेश्चन टैग में कौन सा वाला नॉट मान्य होता है? कॉन्ट्रैक्टेड वाला या अनकॉन्ट्रैक्टेड वाला? अरे बोलना पीछे से, नीली टी शर्ट, अरे ब्लू टी शर्ट, बोलना क्या है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म? ए या बी? बी। अब बता, ऐसा इस क्लास में कोई भी बंदा बंदी बैठे हैं जिसको मेरी बात अभी तक पल्ले नहीं पड़ी? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाली बात किस किस के दिमाग में नहीं बैठी? हाथ लंबा खड़ा कर देना, कतई बिना डाउट के। हाँ छोरी हो तुम्हारा बैठ गई? हाँ इधर भाई, मुन्ना, लालू, बाबू, क्लियर है? अच्छा हाँ, ये आप इसको फटाफट से लिख दो। अच्छा लिखिए, लिखिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स निम्नानुसार है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स निम्नानुसार है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स निम्नानुसार है। एक तरफ तो लिखेंगे अपन क्या? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे अपन? एक तरफ तो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं, नॉट के साथ, इंक्लूडिंग नॉट। अब देखो, चलो एक बार देखते हैं, मैं एक बार समझा देता हूं आपको कैसे करना है, फिर आप अपने हिसाब से करना, ठीक है ना? फिर आप अपने हिसाब से करना। देखो समझा देता हूं, समझना। ये क्या लिख रहा है? और ये और ये वाला, और ये और ये और ये हेड। देख लो, इज एम आर बाजबर हैज ए हेड। कितनी लिखी है मैंने टोटल? ये टोटल 24 लिखाऊंगा मैं आपको। कितनी लिखी है मैंने? 6, 7 और 8। इसी को मैं एक काम करता हूं, यहां से ये कॉपी कर लेता हूं, ये इसको कॉपी किया और इसका क्लोन बना लेता हूं। और यहां से इनको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं एक काम करता हूं कि बाकी की 8 के बाद और जो बची हुई है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 क्रियाएं मैं यहां लिख देता हूं, बाकी अगले पेज पे ले लेंगे। तो देखो, अब इसके बाद डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट,
इसके अलावा शैल, और अभी रुक जाओ, इसके बाद अपन क्या करते हैं, अगले पेज पे ले जाएंगे तो पहले अपन का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं अगली बार तो लिस्ट ही बना दूंगा, आप बना लेना, क्योंकि तो नीचे की नीचे बना लेना। देखो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं, इधर देखो, इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा बेटा इजंट। क्या बनेगा? इज में एंटी मिलाया, ऐसे करना है तुमको। बोलो एम का क्या बनता है? एम का कभी भी एमंट नहीं बनता, क्या बनता है? आरंट। क्या बनता है भाई? आरंट। इसका क्या बनेगा? खुद भी आरंटी है और खुद आरंटी बनेगा। इसका क्या बनेगा? भोजन। ऐसे तुम बना लोगे सबके सबके। कैसे? जैसे बर है तो बर में क्या लगाना है तुमको? एन अपोस्ट्रोफ टी। ये काम तुम सब कर लोगे हैं? ऐसे जैसे हैज है तो हैज में क्या करना है? हैज एन अपोस्ट्रोफ टी। तो मैं इसके बाद वाली क्रिया लिख दूं यहीं है? लिख दूं क्या? ये तुम सब बना लोगे? लिस्ट बनाते चलो। चलो 17वें नंबर की लिखो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, टोटली 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। शैल, शुड, बिल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर और ऑड और यूज्ड। समझ में नहीं आएंगे तुम्हारे दोनों, दोबारा ले देता हूं। OUGHT और USED यूज्ड। अच्छा, इन सबको तुम बना ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कल मैं इनको एक बार दिखवा दूंगा तुमको। अच्छा सुनिए मेरी बात एक मिनट के लिए। आज अपन ने ज़्यादा नहीं पढ़ा। आज अपन ने एक तो ये थोड़ा सा ये पढ़ा, एक ये 5 एग्जाम्पल्स कल के देखे, और एक थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया। वोकैब पे ज़्यादा समय निकाला क्योंकि आज अपन ने वोकैब में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो एक बड़ा अचीवमेंट भी था। बाकी का ये अपन का ग्रामर का सेटअप है आज का, ठीक है ना। बाकी का फिर कल मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी जगह पर ठीक 9 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, बाय बाय।